नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज हम द इंडियन एक्सप्रेस से द बजट पिक्चर आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें यूनियन बजट 2022 का जो कल ही के दिन आया उसके बारे में हम बात करेंगे। सरकार ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, खासकर पोस्ट पैंडेमिक इस टाइम में किस प्रकार से हमारी रिकवरी को फायदा हो सकता है, लोगों को फायदा हो सकता है, इन सारे मुद्दों पर हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। आज का एमसीक्यू देख लेते हैं, वो यह है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत बजट की बात की गई है। आपको ऑप्शन ए है आर्टिकल 102, ऑप्शन बी है आर्टिकल 110, ऑप्शन सी है आर्टिकल 111 या ऑप्शन डी आर्टिकल 112। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि पोस्ट पैंडेमिक काल में जब महामारी लगभग समाप्त होने की कगार पे है, तो अब जब हमारी रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की, तो इस दौरान हमारी मुख्य चुनौतियां क्या है, और इन मुख्य चुनौतियों पर आपको बात करनी है कल आए हुए यूनियन बजट के संदर्भ में। तो आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए आर्टिकल की ओर आते हैं। तो कल के दिन हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट रखा, और इस बजट में जो मुख्य बात थी वो ये थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसे बढ़ाया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ब्रीफ एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, भारतीय इकोनॉमी के मुख्य चैलेंजेस क्या है। सबसे पहली बात यह है कि पैंडेमिक आने के पहले ही 2017-18 से हमें बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2017-18 के अगर आंकड़े देखें अनएम्प्लॉयमेंट के, तो हमें पता चलता है कि ये पिछले 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा थे। अब यहाँ पर एक ट्रिक चीज़ ये है कि 40 वर्षों पहले अनएम्प्लॉयमेंट के हमारे पास में जो गणना की जाती थी वो कंपेरेबल नहीं थी, इसलिए पिछले 40 वर्षों से जो गणना की जा रही थी उनमें ये सबसे लोवेस्ट थी। तो हो सकता है आज़ाद भारत की सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो हम पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेल रहे थे। उसके बाद में अगर हम देखें तो रिकवरी भी जो हो रही है, ये जिस तरीके से एकदम से एक हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला हमारी रिकवरी में, उसी तरीके से ये रिकवर भी कर रही है। एक स्टिप रिकवरी भी हमें दिख रही है, लेकिन ये जो रिकवरी है ये के शेप्ड रिकवरी है। के शेप्ड रिकवरी क्या होती है? जो बिग फर्म्स होते हैं, बिग कंपनीज होती है, ये काफ़ी जल्दी यहाँ पर रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल फर्म्स है, खासकर जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर के लोग, वर्कर्स काम करते हैं, उन सेक्टर को रिकवर करने में काफ़ी समय लगेगा। हो सकता है वो एक इनडेप्थनेस के यहाँ पे विस्कियस साइकिल में फंस जाए, तो जिससे ज़्यादा मार जो है ये वीकर सेक्शन को देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो वीकर सेक्शन है, ये जो इनफॉर्मल सेक्शन है, यही प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ द इंडिविजुअल को शो करता है, जो कि हमारी इकोनॉमी का 56% है। तो जीडीपी जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगी अगर हमारे देश की जनता जो है वो यहाँ पर कंजम्पशन नहीं कर पाए। तो अपने अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल्स से अगर हम प्राइवेट कंजम्पशन देखें, इंडिविजुअल का कंजम्पशन देखें, तो ये कम है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंजम्पशन कम होने के कारण कंपनीज जो है वो निवेश नहीं करेंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। अगर वो निवेश नहीं करती है तो यहाँ से जॉब्स और जो इनकम फ्लो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर जॉब इनकम फ्लो नहीं देखने को मिलेगा तो जो उस लोगों की स्थिति है वो वैसी की वैसी बनी रहेंगी, उनके हाथों में पैसा नहीं आएगा। तो अपने आप में ये एक विस्कस साइकिल बन जाता है। अब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और कैसे ये यूएस जैसी कंट्री से अलग है। तो 2022 का जो बजट था, इसमें मुख्य बात ये हुई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसको बढ़ाने की बात की गई, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसको कम करने की बात की गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी हम करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पर जब स्पेंड करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए फायदा देखने को मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये ऑपरेशनल खर्चा होता है जो डे टू डे में लगता है। तो ऑपरेशनल खर्चों को कम करके एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको कम किया गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर सरकार का ध्यान ज़्यादा है, और इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही ज़्यादा जोर दिया गया है खर्च की ओर।
पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक्सपेंडिचर, जब भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया जाता है तो जो इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम देखने को मिलती है वही प्राइवेट एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पर बूस्ट मिलता है। यूएस की बात करें तो यूएस सरकार ने क्या करा कि सीधे लोगों के अकाउंट में, यहाँ पे सीधे लोगों के हाथों में यहाँ पे पैसा दिया। वही भारत की अगर बात करें तो भारत में ऐसा नहीं करा गया। भारत में अलग अलग योजनाएं दी गई, लोगों को फ्री राशन दिया गया और ऐसी कुछ योजनाएं चलाई गई। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं इनको क्रेडिट देने की बात की गई। अब यहाँ पे क्रेडिट देने की बात की गई है, इसका मतलब ये है कि सीधे यहाँ पे इंडस्ट्रीज को पैसा नहीं दिया गया है। अगर इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्रेडिट के लिए अप्लाई करती है तभी उन्हें दिया जाएगा। अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि लोन्स के लिए कई बार इंडस्ट्रीज कंपनीज कतराती है, खासकर उस दौर में जहां पर उन्हें हाल ही में एक बहुत बड़ी मार पड़ी हो और वो ऑलरेडी घाटे में हो। उसके ऊपर से अगर लोगों के पास में पैसा नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, उनकी माल की खपत नहीं होगी। अगर बहुत सीधे शब्दों में हम इसे समझे तो यहाँ पर इस ओर से अगर हम देखें, जो बड़ी कंपनीज है जो बेनिफिट ले रही है, हो सकता है वो तो क्रेडिट लेने का फायदा उठाए, लेकिन जो हमारी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर लोन अभी भी इसका फायदा नहीं उठा रही है। सीधे अगर फाइनेंसिंग होती तो हो सकता उन कंपनीज को फायदा होता। अब यहाँ पर बड़ी चीज ये है कि इसके कारण क्या होगा कि हमारे देश में जो पुअर है और जो रिच है, जो गरीब और अमीर की खाई और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं इनके पास तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेंगी, लेकिन वही जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इन पर जो पैंडेमिक की मार पड़ी थी वो अभी भी उसी स्थिति में है। अब यहाँ पर कैपेक्स पुश दिया गया, कैपेक्स अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो पुश दिया गया उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कैपेक्स पुश माइट prove insufficient since informal sector is deeply scarred and aggregated demand is very weak। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर आप भले ही बढ़ा रहे हो लेकिन इसका सीधा फायदा जो है इनफॉर्मल सेक्टर को नहीं दिखता है, क्योंकि अपने आप में इनफॉर्मल सेक्टर की हालत जो है वो काफ़ी खराब है। उसके अलावा डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी लो, दस कंपनीज विल नॉट ईगर टू रैम्पिंग अप इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लोग जब कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हैं, माल की खपत हो ही नहीं रही है, तो कंपनीज निवेश क्यों करेंगी, इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगी? वो तो अपना एक सेफ लेवल पे बनी रहेंगी जहाँ पे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बराबर बने रहे। उसके अलावा अगर हम देखें तो एडेड टू दैट सच कैपिटल एसेट बीइंग फोकस्ड ऑन लार्ज गेस्टेशन पीरियड, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इनका फायदा हमें शॉर्ट टर्म में नहीं देखने को मिलता है, एक लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक लंबा पीरियड रहेगा इसके रिजल्ट्स देखने के लिए। ज़रूरत हमारे इन्फॉर्मल सेक्टर को ये है कि इनको तुरंत कुछ राहत दी जाए, जिससे एक लोन या ऋण के ये जो एक चक्र में फंस गए हैं उससे जल्द से जल्द बाहर निकले। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इस करंट गवर्नमेंट के बारे में कि करंट गवर्नमेंट के क्या बजट में कोई पैटर्न देखने को मिलता है। पिछले वर्षों से 2014 से लगातार ये सरकार पावर में है, तो अगर हम बात करें तो ऐसा कोई क्लियर पैटर्न प्रेजेंट गवर्नमेंट का नहीं दिखता है, कुछ आइडियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो नहीं देखने को मिलती है। एक और पहले जिस तरीके से सरकार लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आई थी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स लाई थी, उसके चलते हुए एक अलग ही पिक्चर दिख रही थी, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया, लैंड एक्विजिशन को भी उस तरीके से नहीं लाया गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार का वापस एक सॉफ्ट नेचर हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई। कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की गई इसका फायदा नहीं देखने को मिल सकता है इतना त्वरित, ऐसे इस आर्टिकल में बताया गया है, क्योंकि कंपनीज अपनी जो पहली कोविड की मार है उसी ही सुधारने के लिए, यहाँ पर जो उनके लॉसेस है उन्हें रिकवर करने के लिए अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा व्यस्त है। वो निवेश की ओर, नए प्रोडक्शन की ओर, जॉब जनरेशन की ओर इतना ध्यान नहीं दे रही है। तो चलिए आज का जो हमारा दैनिक समाचार विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। आप चाहे तो हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।